Welcome class 10th. Class 10th, as I have uploaded 2 videos about genetics. Now this is my third video related to genetics, and this is the continuation of the terms associated with genetics. Means in this video you are going to study about the terms associated with genetics. Children, also in the description box you will find a link. Click on the link, you will get the PDF of the notes about the terms associated with genetics. Children, please like, share and subscribe if you are understanding the concept. अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. Thank you. Now let's start with genetics. Children, in this video you are going to study about 4 terms: dominant allele, recessive allele, heterozygous allele and homozygous. So children, we are going to revise first of all allele. About allele I have told this in the previous video. If you do not remember that, let us do a quick revision, and if you want to study it in detail, please go through the previous video. Allele or allelomorph, what does it mean? It is a contrasting or alternating pair of a character. Contrasting pair of a character. Now children, I am going to explain you allele with the help of an example. I am going to consider plant height as an example. Plant height. Now children, this plant height is a character. Now this height can be tall or this plant can be dwarf या शॉर्ट. या तो ये प्लांट टॉल होगा या तो ये ड्वार्फ होगा. तो ये जो टॉल और ड्वार्फ है ये क्या है? एलील है. यही होता है एलील या एलीलोमॉर्फ. अब चिल्ड्रन, जीन्स के बारे में आपने पढ़ा है. जीन्स आर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. डीएनए या क्रोमोसोम का कुछ ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो उसे हम कहते हैं जीन. सो चिल्ड्रन, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसका मतलब है उसकी क्रोमोसोम पर एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, लोकेशन होगी. उस लोकेशन को हम कहते हैं लोकस. मैं लोकस भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जेनेटिक्स से रिलेटेड था. अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 46 क्रोमोसोम्स हमेशा 23 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो बेटा ये जो 23 पेयर्स होते हैं ये आते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर हो गया ओवम में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ये दोनों फ्यूज़ होकर के बनाएंगे जाइगोट. अब इस जाइगोट में 23 + 23 = 46. तो ये वाला अगर स्पर्म है और ये वाला ओवम है, इसका मतलब है कि जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स आए वो 23 मदर के थे और 23 फादर के थे. सो चिल्ड्रन, इनका अरेंजमेंट जैसे हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये वाला सेकेंड क्रोमोसोम है, सेकेंड पेयर, दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द थर्ड पेयर, दिस इज द फोर्थ पेयर एंड सो ऑन. Like this 23 pairs of chromosomes are present. So this first pair is a homologous chromosome because this first chromosome came from father and this one came from mother. Also in the second pair, these are homologous chromosomes because one is from father and the other is from mother. The second pair का एक क्रोमोसोम इसमें आ गया है और फादर के सेकंड पेयर का एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया और दोनों ने मिलकर के यहाँ पर सेकंड पेयर बना लिया. इसी तरह से थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, 23 पेयर्स तक होता है. मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ. मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 23 पेयर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं. अब 23 पेयर्स में मान लीजिए मैं 5 पेयर का एग्जाम्पल ले रही हूँ. जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड पेयर, ये हो गया हमारा थर्ड पेयर, ये हो गया फोर्थ पेयर और ये हो गया हमारा फिफ्थ पेयर. सो चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है? ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर या फिफ्थ पेयर. यहाँ मैंने 5 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दिखाए हैं. इसको चलिए एक बार कलर चेंज करके समझते हैं. तो कलर चेंज करने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये आखिर क्रोमोसोम्स के बारे में है क्या, मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको.
Just wait for a minute and then I'm going to draw more and more chromosomes so that you can get the concept of homologous chromosomes more clearly. So children, let me change the color now. I'm taking green color now. Okay, this was the first pair and this is the second pair. Now the third pair. And now the fourth pair. ओके ये 4 पेयर हो गए. चलिए 5वां भी ले लेते हैं. ये वॉलेट. दिस इज द 5th पेयर. ओके नाउ चिल्ड्रन लेट मी टेक दिस कलर. ओके नाउ चिल्ड्रन, अब ये पहला पेयर, फर्स्ट पेयर की जब हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पेयर है, तो इसमें से एक क्रोमोसोम फादर के पहले पेयर से आया होगा और ये मदर के पहले पेयर से आया होगा और दोनों ने मिलकर के पहला पेयर क्रोमोसोम बनाया ह्यूमन बींग्स में, यानी कि उनके बेबी में. सिमिलरली यहाँ पर भी ये फादर के सेकेंड पेयर से आया होगा, ये मदर के सेकेंड पेयर से आया होगा. इन दोनों ने मिलकर के बेबी में सेकेंड पेयर क्रोमोसोम बनाया. यहाँ पर ये फादर के थर्ड पेयर से, ये मदर के थर्ड पेयर से. तो इस तरीके से ये जो कॉमन हो गया, जो पेयरिंग के फॉर्म में है, इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब बेटा अगर आप सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, या फिर आप इसको और इसको कंपेयर करिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नाउ आई थिंक कि आपको होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है. अब बेटा हम जीन के लोकेशन की बात कर रहे थे. मान लीजिए ये पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में प्लांट की हाइट का कैरेक्टर वाला जीन प्रेजेंट है. तो उस जीन की मान लीजिए हम लोकेशन की बात करें तो मान लीजिए वो प्लांट की हाइट का जीन यहाँ दोनों में प्रेजेंट है. कॉमन होगी पोजीशन, क्योंकि वो एलील्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये हाइट का है और ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. अब बेटा ऐसा हो सकता है कि इस पर टॉल वाला एलील प्रेजेंट हो और यहाँ पर डॉफ वाला हो. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डॉफ हो और यहाँ पर टॉल हो. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह टॉल हो और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जगह डॉफ हो. अभी भी बच्चों अगर नहीं समझ में आया है तो बहुत ही पेशेंस से देखिएगा, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा. चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं डोमिनेंट एलील से. बेटा जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्लांट हाइट का, तो हम उसी को कंसिडर करके चलेंगे. एक डोमिनेंट एलील जीन का ऐसा वेरिएंट होता है जो एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करता है, चाहे उसके साथ कैसा भी एलील प्रेजेंट हो. डोमिनेंट नाम से समझना कि वो दूसरे को दबाने वाला है, दूसरे के एक्सप्रेशन को नहीं आने देता है. तो यहीं से हम पता लगाते हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है. रेसेसिव अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर वो डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट होगा. मैं फिर से कह रही हूँ, डोमिनेंट नाम से समझिए कि वो दूसरे को एक्सप्रेस करने नहीं देता है. डोमिनेंट रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा अगर वो उसके साथ प्रेजेंट होगा, या फिर रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा अगर वो डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट होगा. आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई है. तो डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड इवन इफ इट इज पेयर्ड विद अ रेसेसिव एलील, and a recessive allele is only visible when paired with another recessive allele. अभी मैं आपको समझाऊंगी. प्लांट हाइट से हम इसको फिर से समझते हैं. थोड़ा सा हम दूसरा और ब्राइट कलर लेंगे. मान लीजिए प्लांट हाइट में टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट में बेटा जो टॉल होता है, जो टॉल एलील होता है, वो होता है डोमिनेंट, और हमेशा डोमिनेंट को हम अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं. रेसेसिव यानी कि ड्वार्फ, उसको हमेशा लोअर केस लेटर से डिनोट करेंगे. अच्छा, ऐसा नहीं करना है कि टॉल को कैपिटल टी लिख दिया और शॉर्ट वाले को स्मॉल एस लिख दिया, ये गलत हो जाएगा. अगर टॉल को आप कैपिटल टी लिख रहे हैं तो रेसेसिव वाला जो उसी के साथ वाला है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, उसको हम स्मॉल टी लिखेंगे. तो बेटा अब इसके बाद हम क्या समझाएंगे आपको, यहाँ पर टॉल इज डोमिनेंट यानी कि कैपिटल टी हो गया और ड्वार्फ इज रेसेसिव यानी कि स्मॉल टी हो गया. तो बेटा अब फिर से जीन के स्ट्रक्चर पर आते हैं, एक बार क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर. जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है और इस पर प्लांट हाइट का जो जीन है वो प्रेजेंट है. मान लीजिए जीन की लोकेशन ये है, यानी कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट होगा. मान लीजिए जो मदर से क्रोमोसोम आया, मान लीजिए जो फादर से क्रोमोसोम आया, उस पर कैपिटल टी है डोमिनेंट,
और जो मदर से आया उस पर स्मॉल टी है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों? क्योंकि रेसेसिव वाला अपने आप को तब तक एक्सप्रेस नहीं करता जब तक वो डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट हो। दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है फिर से फर्स्ट, और यहाँ पर अब मैं फिर से कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ। मान लीजिए यहाँ फादर वाले क्रोमोसोम पर स्मॉल टी है और मदर वाले क्रोमोसोम पर कैपिटल टी है, फिर भी ये जो एक्सप्रेस होगा प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल टी। और कंडीशंस हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है इस तरह से, ये दिस वन एंड दिस वन। अब प्लांट की हाइट का एलील यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, यानी कि फादर का भी जो हाइट का एलील है वो ड्वार्फ है और मदर का भी हाइट का जो एलील है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो इसका मतलब है डेफिनेटली जो भी इंडिविजुअल होगा जिसका ये क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि इस रेसेसिव एलील के साथ कोई भी डोमिनेंट वाला एलील प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा आई होप अब आपको डोमिनेंट और रेसेसिव समझ में आ गया होगा। एक बार हम और एक डेफिनेशन से अगर आप याद करें तो डोमिनेंट एलील में लिखा था कि वो वेरिएंट होता है जीन का। ये हो गया हमारा जीन, ये पूरा जीन है ना, यहाँ पर यही जीन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को हाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पर या तो ये टॉल होगा या तो ये ड्वार्फ होगा, दो ही एलील इसके पॉसिबल हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज अबाउट डोमिनेंट एंड रेसेसिव। यहाँ पर इन दिस स्लाइड यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल अबाउट द स्किन कलर ऑफ अ कैट। कैट का स्किन कलर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें जो डोमिनेंट है दैट इज़ बी, कैपिटल बी, वो ब्राउन कलर देगा और अगर स्मॉल बी हुआ तो वो ग्रे कलर देगा। इसका मतलब है अगर इसका जो कॉम्पोजिशन है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जीनोटाइप इसे हम कहते हैं, वो क्या है, कैपिटल बी, यानी कि दिस कैट विल बी ऑफ ब्राउन कलर क्योंकि बोथ द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, कैपिटल के साथ स्मॉल बी है तो कैपिटल तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, इसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा, इसलिए ये कलर भी क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। बट यहाँ पर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रे। इसमें ब्राउन, क्यों, कोई भी कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये ब्राउन कलर नहीं देगा। आई होप चिल्ड्रन नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ चिल्ड्रन लेट अस क्विकली रिवाइज द डोमिनेंट एलील एंड द रेसेसिव एलील, क्योंकि अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। एन एलील दैट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जो भी ऑर्गेनिज्म का हो, वेदर इट इज पेयर्ड विद द सेम एलील, यानी कि कैपिटल टी, चाहे वो कैपिटल टी के साथ हो या कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हो, लेकिन दोनों ही एक्सप्रेशन क्या देंगे, टॉल प्लांट का। डोमिनेंट एलील्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप। दूसरे फॉर्म में हम डेफिनेशन लिखते हैं, एन एलील दैट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप इन अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, अभी मैं बताऊंगी, और एज इन अ होमोजाइगस इंडिविजुअल, अभी मैं आपको बताऊंगी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं रेसेसिव एलील के साथ। अ रेसेसिव एलील इज अ वैरायटी ऑफ जेनेटिक कोड दैट डज नॉट क्रिएट अ फिनोटाइप इफ अ डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। ऑब्वियसली अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक कैपिटल टी उसके साथ होगा। अगर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी है तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा, नहीं तो ये क्या रहेगा, टॉल रहेगा। तो बेटा this is the representation of dominant allele and recessive allele। डायग्राम से ही आप ये समझ रहे होंगे पिक्चर से कि डोमिनेंट वाला स्ट्रॉन्ग होगा और वो रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल या अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव एलील को हमेशा लोअर केस लेटर या स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बेटा आप थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन देखते हैं। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू एलील्स और रेसेसिव एलील में होगा रेसेसिव
allele is the weaker one from the two alleles. एक्सप्रेशन क्या होगा? डोमिनेंट एलील्स कैन एक्सप्रेस इट्स फिनोटाइप, दोनों हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस स्टेट में. अभी मैं बताऊंगी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस स्टेट क्या होती है. और जो रेसेसिव एलील होता है वो अपना फिनोटाइप तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब होमोजाइगस स्टेट में हो और डोमिनेंट एलील वहाँ पर क्या हो? एब्सेंट हो. बेटा अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस का मतलब है यहाँ पर जब दो सिमिलर एलील्स प्रेजेंट हों, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोनों क्या हो गए? होमोजाइगस. अगर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस. Let us look at a definition. A cell is said to be homozygous for a particular gene when identical alleles of the gene are present on both homologous chromosomes. Okay? Now a diploid organism is heterozygous at a gene locus वही location of gene, when its cells contain two different alleles, one wild type and the other one mutant. Wild मतलब original होता है, mutant मतलब जो change हो जाता है. So अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको डिफरेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन बताई गई है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं. देखिए ये क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. इनके दोनों ही पोजीशन पर कैपिटल बी प्रेजेंट है. यानी कि ये किस लिए होगा? हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा. यहाँ पर ये कहलाएगा होमोजाइगस रेसेसिव. ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो चिल्ड्रन अब यहाँ पर भी वही चीज़ है. होमोजाइगस का मतलब है सेम लोकेशन पर जब सेम एलील्स प्रेजेंट हो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में. यहाँ पर सेम लोकेशन पर क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट एलील्स आर present. So children, this was about homozygous and heterozygous. I hope now it is clear that homozygous dominant इसका मतलब है दोनों कैपिटल A, heterozygous कैपिटल A small a और homozygous recessive का मतलब small a small a. Children, this was all about the 4 terms related to genetics in this video. Please don't forget to like, share and subscribe. And again children, in the description box I will provide you a link. Click on the link, you will get the notes related to the terms of genetics. Thank you.